न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो हमको पता है ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये तो होता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन में हमने ये देखा था कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरी दुनिया में जहां कहीं पर भी, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब जगह कोई भी दो बॉडीज हो, उन दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोल देते हैं ग्रेविटेशन। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर मान लीजिए हम ये कहें कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए, हे अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होने वाली कोई भी चीज होती है, तो जो अर्थ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वैसे दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में और ग्रेविटेशन में क्या इन दोनों में भी कोई आपस में रिलेशन है, वो देखते हैं। नोट करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो होल्ड्स गुड। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ Newton's third law of motion also holds good. Newton's third law of motion also holds good for the force of gravitation. For the force of Newton's third law of motion also holds good for the force of gravitation. This means that this means that when Earth exerts a force of attraction on an object, when Earth exerts a force of particle, when Earth exerts a force of बंद कर देना दोनों। This means that when Earth exerts a force of attraction on an object, then the object also exerts an equal force. Then the object also exerts an equal force on the Earth in the opposite direction. On the Earth in the opposite direction. ऐसा होता है कि हमने कोई भी पत्थर लिया, उस पत्थर को ऐसे ही छोड़ दिया, है ना, तो वो जमीन की तरफ जाएगा, जाकर गिरेगा। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि बस अर्थ ही उस पर पत्थर पर फोर्स लगा रही है, और अर्थ ने पत्थर को अपनी तरफ खींच लिया, फाइनली पत्थर जो है वो अर्थ पर आकर गिर गया। तो क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और पत्थर का मास बहुत कम है, तो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, वो जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होगा फोर्स। ये हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा वो फोर्स भी ज्यादा ही लगाएगा। ठीक है, तो अर्थ का मास ज्यादा है तो वो फोर्स ज्यादा लगाएगा, अगर अर्थ का मास कम होता तो वो फोर्स कम लगाता। अर्थ का मास कितना, अर्थ का मास कितना है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 किलोग्राम, ये अर्थ का मास हो गया। अब अगर ये जो अर्थ का मास है उसके सामने हम पत्थर को कंपेयर करें, तो पत्थर का तो कुछ ग्राम्स होगा बस, तो पत्थर कितनी फोर्स लगा पाएगा, बहुत मामूली सी फोर्स, लेकिन फोर्स तो लगा रहा है ना। अगर मान लीजिए मैं खड़े होकर किसी ट्रक पर फोर्स लगाने लगूं,
तो हम ये कहेंगे ट्रक तो चला ही नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैंने फोर्स नहीं लगाई, फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ट्रक है इतना हैवी कि वो हिल ही नहीं पा रहा है, वो जरा सा भी नहीं चल पा रहा है आगे को। तो आप ये देखिएगा, ये स्टोन जो है, स्टोन भी अर्थ पर फोर्स लगाता है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी पर फोर्स लगाएगी। अगर अर्थ स्टोन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। पर स्टोन का लगाने वाला जो वो फोर्स है वो इतना कम है, इतना कम है कि वो पता ही नहीं चलता है, ठीक है। और अर्थ का लगने वाला फोर्स इतना ज्यादा है कि वो स्टोन के लगने वाले फोर्स को नलीफाई कर देता है, ठीक है, और वो आकर सीधा सीधा अर्थ पर आकर गिर जाता है स्टोन। बताइए क्लियर है इतना? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, फ्री फॉल। फ्री फॉल लिखेंगे द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी or an object from a height towards the earth the falling of a body or an object from a height towards the earth under the gravitational force of earth under the gravitational force of earth under the gravitational force of earth ब्रैकेट में लिखें with no other forces acting on it when with no other forces acting on it is called free fall। is called free fall। मैंने ये बोला अगर हमने कोई एक पत्थर लिया और उस पत्थर को हम अपने घर की छत पर खड़े हुए हैं, हमने छत से उसको पत्थर को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो पत्थर आकर नीचे गिरेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ये कहते हैं अब इस पर फोर्स कौन सी लग रही है, इस पर फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक लग रही है, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ पकड़ रखा था और मैंने अपना जो ग्रिप थी वो ग्रिप को छोड़ दिया, बस। मैंने उस पर किसी तरीके की कोई ताकत, कोई फोर्स नहीं लगाई है, मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो पत्थर नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो वो ग्रेविटी उस पर नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, इस वजह से वो नीचे गिर रहा है, कोई और फोर्स तो नहीं लग रही ना उस पर, ठीक। वही चीज इन्होंने बोला द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करे, ब्रैकेट में है विद नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं, मतलब आप भी कोई ताकत नहीं लगाओगे उस पर, सिर्फ आपको उसको छोड़ देना है। तो हम ये कहेंगे इट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो फ्रीली गिर रहा है, ठीक है। एक पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर आपने नमक है या दाल है, कोई भी चीज है, तो अगर आप उसको निकालते हो, आपने पैकेट को खोला और पैकेट को खोलकर ऐसे डालना शुरू करा, तो वो फ्रीली गिरती है चीज। अगर पैकेट के अंदर नमक भरा हुआ है तो नमक निकल कर गिरेगा नीचे, अगर उसके अंदर दाल है तो दाल निकल कर नीचे गिरेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर हमने कोई ताकत नहीं लगा रखी है। आप कभी भी देखें, अगर आपको किसी पैकेट में से किसी बड़े बॉक्स में आपको दाल को डालना है, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि उसको ऐसे ऐसे करके डालोगे, वो अपने आप ही फ्रीली गिरेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी। वहीं हम ये बात करते हैं कि क्या इससे इस पर उसका कोई असर पड़ता है, जो उसका मास होता है। तो हम ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल कंडीशंस में तो असर पड़ता है, लेकिन आइडियल कंडीशंस में नहीं पड़ता। जो भी डेफिनेशन होती है वो आइडियल कंडीशन को लेकर होती है। अब आइडियल कंडीशन क्या है?
आइडियल कंडीशन ये है विद नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कागज लिया और मैंने उस कागज को, यहाँ हम 7th फ्लोर पर हैं, हमने 7th फ्लोर की बालकनी से नीचे छोड़ दिया ऐसे ही। तो क्या कागज सीधा ऐसे जाकर गिरेगा? क्या होगा कागज के साथ? ऐसे 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 फ्लोट होगा, धीरे 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 जाकर नीचे गिर जाएगा। रीजन क्या है? उस पर ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा उसका वजन इतना कम है कि जो हवा चल रही है ना, जो एटमॉस्फेयर में एयर है, वो एयर उसके पाथ को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक, तो हमने ये कहा कि अगर हम वैक्यूम में लें, और ये गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, न्यूटन ने नहीं, ये गैलीलियो ने करा था एक एक्सपेरिमेंट, कि बहुत हैवी मास लिया, बहुत हैवी मास लिया, और जो टॉवर ऑफ पिकासा है, टॉवर ऑफ पिकासा से बहुत बड़ा पत्थर लेकर उसने नीचे गिरा दिया। ठीक है, तब बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था कि कोई गाड़ी वाड़ी नीचे दब के कोई मर जाएगा, ऐसा नहीं था। तो उसने वो पत्थर गिरा दिया। फिर उसने कहा कि ये पत्थर जल्दी गिरेगा या यहाँ से हम कोई पेपर गिरा दें, या किसी बर्ड का फेदर, पक्षी का पंख, वो गिरा दें, तो क्या उन दोनों में कुछ अंतर होगा? तो सब लग गए साइंटिस्ट कहने, अरे पंख जो है, पंख तो ऐसे ऐसे उड़ता हुआ जाएगा, उसको तो टाइम लगेगा। हाँ, उसका मास ज्यादा है क्योंकि बड़ा पत्थर आपने गिराया तो वो जल्दी गिरेगा। उसने इस चीज को गलत प्रूव करा। क्या करा, और ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप देखेंगे, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट डाल देना तो वो अवेलेबल है। उसमें उन्होंने ये दिखाया कि कॉइन लिया, तो कॉइन तो हैवी होता है, उसको एक ग्लास के बॉक्स में बंद करा जिसके अंदर वैक्यूम पंप लगाकर सारा का सारा गैसेस, एयर पार्टिकल सब बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा ग्लास चैम्बर बनाया, उसके अंदर से भी सारी गैसेस वगैरह सब बाहर निकाल दी। तो अब पहला ग्लास चैम्बर जो है वो भी वैक्यूम बन गया, वैक्यूम मतलब उसमें किसी तरीके की कोई गैस नहीं है, कोई एयर पार्टिकल नहीं है। और दूसरे में भी ऐसा ही। और उसने सेम इंस्टेंट पर पहले वाले जो है, पहले वाले में कॉइन को गिराया और दूसरे वाले में एक फेदर को, फेदर जो है पक्षी का पंख, उसको गिराया, दोनों एकदम सीधे नीचे आकर गिरे। ठीक, और दोनों का एक ही टाइम लगा, दोनों को सेम टाइम में ही दोनों नीचे आकर गिरे, हाइट सेम थी। तो यहां से उसने ये बोला कि मास पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी बॉडी का फ्रीली फॉल होना वो मास पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन वन कंडीशन, विद नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, कि और किसी तरीके की कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, मुझे तो सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल चेक करना है। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके की कोई फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा ऊपर से नीचे ही आकर गिरेगा। बताइए जी, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? अन्या, जानवी, यस सर। विधान, विधि, यस सर। टिया, चलें आगे? यस सर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें नोट करेंगे आप, फ्री फॉल में, ठीक है ना। तो इटली में जो टॉवर ऑफ पीसा था, ये मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये इसमें डायग्राम भी बना हुआ है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, ये पीसा का टॉवर है, और यहाँ से देखो कितना बड़ा पत्थर ये गैलीलियो ने नीचे फेंका था, देख रहे हैं? ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से इतना बड़ा पत्थर नीचे गिरता हुआ, तो ये गैलीलियो ने फेंका था ऊपर से। इटली में है टॉवर ऑफ पीसा, तो यहाँ से ये इतना बड़ा पत्थर नीचे फेंका था। आज फेंक कर दिखाया कोई। चलिए जी। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर, from his experiments, from his experiments, comma, Galileo concluded that, नाम वैसे बड़ा अजीब सा था इसका, पता है किसी को नाम क्या था गैलीलियो का? गैलीलियो, गैलीली, बड़ा अजीब सा नाम था। From his experiments, Galileo concluded that acceleration of an object from his experiments, Galileo concluded that the acceleration of an object falling freely towards the earth
falling freely towards the earth does not depends on mass of the object. ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपसे पूछी नहीं जाएगी, बस आप ये देख लीजिए। मैं फिर से एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। डायग्राम है यहाँ पर, ये देखिएगा, इधर ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा होगा कि उसने एक हथौड़े को फेंका और साथ में एक पक्षी के पंख को फेंका। तो रिक्रिएटिंग द फेदर एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले तो फेदर और कॉइन का एक्सपेरिमेंट करा गया था। फेदर एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट डाल देना तो आपको दिखाई दे जाएगा यूट्यूब पर। recreating the feather and coin experiment by using feather and hammer, the air was pumped out from the glass tube. glass tube में से air को बाहर निकाल दिया गया। A feather and a hammer were then released in the absence of air resistance. Both fell down at the same rate. ठीक है, तो जितनी स्पीड से पहले वाला गिरा उतनी ही स्पीड से दूसरे वाला गिरेगा। ठीक है, ये तो याद रहेगी ना चीज, इस चीज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है और ये चीज आपसे पूछी भी नहीं जाती, मतलब रिटर्न एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी। हाँ, जो ओरल होता है, वाइवा होता है, वाइवा में जरूर टीचर आपसे पूछ सकते हैं। तो वो आपसे ये पूछेंगे कि अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट है, और ये बड़ा फेमस और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है, उनको गिरा दिया जाता है फ्रॉम द सेम हाइट, तो क्या होगा, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? तो आप यही कहेंगे कि भाई दोनों के दोनों एक साथ ही गिरेंगे, प्रोवाइडेड देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स अदर देन ग्रेविटी। ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहेंगे कैसे कि भाई गैलीलियो ने ये चीज प्रूव करी, और ये याद रहेगा गैलीलियो, ये आप भूलेंगे नहीं। रीजन क्या है? एक ही साइंटिस्ट आया है बड़े दिनों बाद न्यूटन के बाद, गैलीलियो। नहीं तो हर चीज में न्यूटन 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 चला जा रहा है। तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट आया, उसी ने बताया कि नहीं भाई नहीं, अगर हल्का ऑब्जेक्ट है या भारी ऑब्जेक्ट है, कैसा भी है, अगर आप पूरी तरह से एयर फ्री कर देंगे किसी जगह, क्योंकि हवा है ही नहीं वहां पर, तो वो एक ही टाइम पर गिरेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं। हाँ हाँ, वैक्यूम क्रिएट करा, करा होगा जैसे भी हवा वगैरह निकाली होगी उसके अंदर से। जैसे कौन सी फिल्म देखी थी हमने, बाहुबली में नहीं था वो एक लंबा सा, वो 3 पाइप होते हैं उसमें, वो लेंस लगाते हैं, वो टूटे फूटे से लेंस होते हैं, और देखते हैं दूर से कौन आ रहा है। याद नहीं है? वो दूरबीन बनाते हैं उसका, वो टेलीस्कोप तो नहीं था उस टाइम, तो वो लेंस लगाते हैं कि हमें और नजदीक से देखना है, तो वो लगाते हैं उसको, वो देखते हैं दूर से बाहुबली आ रहा है, देखता है तो उसके हाथ में किसी का कटा हुआ सर है। याद नहीं है? बाहुबली नहीं देखी क्या किसी ने? अच्छा, फिर उसके बाद वो ऐसे उसको उछाल देता है, उसको सर को उछाल देता है, और फिर तीर मारता है तो वो सर वहीं पर जाकर गड़ता है, वो दिखाते हैं। यार इतनी फेमस फिल्म देखी नहीं आपने? उसमें तो न्यूटन को और गलीलियो को न जाने कहाँ कहाँ गलत प्रूव कर दिया गया था उस फिल्म में। उड़ता हुआ जा रहा था कहीं पर ये दिखाया कि वो ढाल, उसमें सब में ऐसे हो जाता है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो गाड़ी पता नहीं कहाँ तक उड़कर चली जाती है, कुतुब मीनार जितना ऊपर। हाँ वो, हाँ वो पता नहीं क्या होता है कि जैसे एक गाड़ी आ रही है तो गाड़ी में से वो, जैसे चल रही है गाड़ी, दरवाजा खोला, उतर गए, पता चला पता चला लात मार दी गाड़ी में, गाड़ी साइड में हो गई, हीरो आ रहा है चलते सर हुए। बॉलीवुड मूवीज की अपनी साइंस होती है। क्या? सर बॉलीवुड मूवीज की अपनी साइंस होती है। हाँ, उनकी अपनी, उनकी अलग होती है। मैं तो टॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, तमिल वाली फिल्में जो होती है ना, बॉलीवुड बोलते हैं उसको। तो वहां पर तो भूल ही जाना। वहां पर तो जो गोली लगती है तो उसमें भी यूं होकर गोली निकल जाती है ऊपर से, वो ऐसे हो जाता है, परपेंडिकुलर बना लेता है अपने पैरों के साथ में ना, कमर का, फिर खड़ा भी हो जाता है। और अगर ज्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी है, और विलन को डराने का बस एक ही तरीका होता है, ए सब बोलते हैं वहां पर, ए तो दूसरा बोलता है ए, ये जरूर होता है, और कुछ नहीं।
चलिए जी, मतलब अगर वो कोई एक्शन मूवी देखने का मन हो ना साउथ की, लगा ली तो कॉमेडी हो जाएगी। चलिए जी। हाँ। अब इसके बाद ना हम ये देखते हैं कि कोई भी बॉडी है, अगर उसको हमने ऊपर से गिरा दिया तो ऐसा नहीं होता कि वो एक ही स्पीड से नीचे गिरे, धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसकी स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। हम स्पीड बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। अपने स्कूटर पर बैठकर हम ऐसे घुमाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर बोलते हैं उसको। जिसको ऐसे घुमाते हैं हैंडल को, उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो वो एक्सेलरेटर वही है जो स्पीड को बढ़ा दे, जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है। अगर हमने, अगर मान लीजिए हम ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हुए हैं, नीचे ग्राउंड पर खड़े हुए हैं, किसी ने एक कॉइन फेंका ऊपर से और मैंने अपना हाथ ऐसे आगे कर दिया, तो वो हाथ पर आकर गिरा कॉइन, तो मुझे कोई खास चोट नहीं लगेगी। सेकंड फ्लोर से किसी ने कॉइन को फेंका तो बहुत तेज लगेगा, थर्ड फ्लोर से फेंका तो वो और तेज लगेगा, किसी ने फेंक दिया 14th फ्लोर से, वो इतनी तेज लगेगा जैसे पता नहीं किसी ने बहुत तेज गोली मारी हो, इतनी तेज लगेगा वो। ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि जैसे धीरे 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 हाइट बढ़ती जाती है, तो यानी कि क्या बढ़ता जा रहा है? डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और जब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ऊपर से नीचे तक आने में। ठीक है। तो जितना 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 डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना उतना एक्सेलरेशन भी होता जाएगा, मतलब उसकी उतनी ही स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी चीज को फ्रीली फॉल करने दिया जाता है, यानी कि ऐसे ही ऊपर से ड्रॉप करने दिया जाता है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है। किसी कॉइन को जरा सी हाइट से नीचे गिरा दो, बहुत हल्की सी आवाज होगी। थोड़ी ज्यादा हाइट से आप नीचे गिरा दीजिए तो ज्यादा तेज आवाज होगी। उसका रीजन सिर्फ यही है कि जब आपने ज्यादा हाइट से उसको गिराया तो नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वेलोसिटी के बढ़ने को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इसमें किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाई, इसमें कोई इंजन, कोई मशीन काम नहीं कर रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है। तो एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। नोट करेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली, when a body is dropped freely, it falls when a body is dropped freely, it falls and a uniform acceleration is produced in it. And a uniform acceleration is produced in it due to the gravitational force of Earth known as due to the gravitational force of Earth known as acceleration due to gravity. It is commonly it is commonly denoted by small g.
its value is 9.8 meter per second square. Its value is 9.8 meter per second square. एग्जाम में एक तो ये पूछा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई भी बच्चा बता देगा कि अगर किसी भी बॉडी को ऊपर से फ्रीली फॉल होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है इट इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब अगर एक सेकंड में वो 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा तो अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, अगले में 3 मीटर, अगले में 4 मीटर, तो मतलब चेंज कितना हो रहा है, वो चेंज यूनिफॉर्म हो रहा है 1-1 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेफिनेशन हर कोई बता देगा, इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर है। तो प्रूफ इसका एग्जाम में आता है कि आपको स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये प्रूव करके बताइए। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मिटा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। अब हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब हम अर्थ के सरफेस पर खड़े हुए हैं, अर्थ के सरफेस पर खड़े हुए हैं, तो सोचिएगा कि ये अर्थ है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप करा, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको स्मॉल एम मान लीजिए, अर्थ के मास को कैपिटल एम मान लीजिए। ये ओ है, ओ मतलब अर्थ का सेंटर, अर्थ के रेडियस को हम बोल देते हैं बेटा कैपिटल आर। यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस होगा, अर्थ का रेडियस इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, आप ये सोच लीजिए लाखों किलोमीटर का होता है अर्थ का रेडियस। उसके कंपैरिजन में अगर ये थोड़ा सा डिस्टेंस देखा जाए, मान लीजिए 8-10 मीटर या 20 मीटर का भी ये डिस्टेंस है, तो वो लाख किलोमीटर के सामने तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना, छोटा सा है। ठीक, समझ गए कि नहीं। मान लिया कि हमारी हाइट, हमारा वेट बहुत कुछ है, लेकिन अगर कोई हमको स्पेस से देखे तो हम ऐसे चींटी की तरह दिखाई देंगे ना, बहुत छोटे से दिखेंगे भी नहीं। तो मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ हलचल सी हो रही है, 2-4 लोग चल रहे हैं, तो ऐसा लगेगा बस देखने से। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जब हम किसी बहुत बड़े डिस्टेंस से किसी छोटे से डिस्टेंस को हम कंपेयर करते हैं, तो वो जो छोटा सा डिस्टेंस है उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, कि उसको आप कैंसिल कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप कहेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखें, इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट of mass small m from a height it will move towards the surface of earth freely। ये फ्रीली अर्थ की सरफेस की तरफ जाएगा ऐसे। हमने एक जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या माना, m। तो अब नेक्स्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F is equal to G m अपॉन आर स्क्वायर। ये बता दो, ये समझ में आया कि नहीं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अभी दो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? एक तो है अर्थ और एक है ये छोटा सा स्टोन, छोटा सा ऑब्जेक्ट। अर्थ का मास कैपिटल एम, स्टोन का या ऑब्जेक्ट का स्मॉल एम, तो m1 m2 की जगह क्या आ गया? कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ठीक है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है कि कैपिटल आर इतना बड़ा डिस्टेंस है, अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम ये कहेंगे कि ये वाला डिस्टेंस जो है इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि इसके और इसके बीच में कैपिटल आर ही है डिस्टेंस, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पहला मास यानी कि मास ऑफ अर्थ, ये ऑब्जेक्ट का मास, और ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया ना? देखिए कायदा ये कहता है कि पूरा डिस्टेंस, अगर मान लो ये 2 मीटर है ना, तो इसको भी r+2 लेना चाहिए, पर क्योंकि r इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसके सामने ये ना के बराबर होगा, इसलिए उसको नलीफाई कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब नोट करें अगला पॉइंट, एंड अकॉर्डिंग टू अब नोट करें, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स and according to Newton's second law of motion, F is equal to ma, ठीक है। मैं फोर्स किस पर निकाल सकता हूँ? मैं फोर्स इस स्टोन पर ही तो निकालूंगा, यही तो गिर रहा है, अर्थ थोड़ी गिर रही है, अर्थ तो वही है। बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं पता, बोर्ड के पेपर इस बार नवंबर में होने ही पता नहीं है क्या? हाँ इधर हो, किस दिन में? एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, 12th वालों का कल था पहला पेपर, ऑप्शनल वाला था। मेन एग्जाम्स जो है वो 30th से हो रहे हैं स्टार्ट। हाँ अच्छा, चलिए। तो अब हमने ये कहा कि ये तो वो वाली फोर्स होगी जो हमने न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाला। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दूंगा। भाई ये भी फोर्स लगने वाला है किस पर? इस वाले ऑब्जेक्ट पर। और ये जो फोर्स है ये भी इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, तो हम ये कहेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों ही फोर्स के इक्वल है ना, तो दोनों को इक्वल रखा जा सकता है।
तो हम ये कहेंगे इक्वेटिंग। इक्वेटिंग का मतलब होता है एक दूसरे के इक्वल रख देना। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर रख दिया। तो m इंटू ए इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल ए, स्मॉल एम को, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, स्मॉल एम इसको इधर ले जाओ, तो जी एम एम अपॉन, ये स्मॉल एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ कहें द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ इज नोन एज, द एक्सेलरेशन produced by the earth is known as, the acceleration produced by the earth is known as acceleration due to gravity is known as acceleration due to gravity and is represented by small d, and is represented by small g। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन ए की जगह मैं स्मॉल जी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अर्थ के केस में, अर्थ के केस में जो ये एक्सेलरेशन होता है ना ए, किसी को स्मॉल जी बोल देते हैं, ठीक है। तो ए की जगह स्मॉल जी लिख देंगे, देयरफॉर स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 4। ये आया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सोचिएगा कि अगर अर्थ का जो नक्शा है वही बदल जाए, अगर अर्थ का रेडियस चेंज हो जाए, जो कि चेंज नहीं हो सकता, इससे पहले कि कोई मतलब तूफान आ जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, अर्थ का रेडियस नहीं बदल सकता, ना अर्थ छोटी हो सकती है ना बड़ी हो सकती है, नॉर्मल कंडीशंस में तो ऐसा नहीं है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, वो भी चेंज नहीं हो सकता। और मास ऑफ अर्थ, जब तक अर्थ टूट कर ही ना बिखर जाए, अलग अलग टुकड़े ना हो जाए, तब तक उसका मास कम नहीं हो सकता, जितना मास है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये कैपिटल जी, कैपिटल एम और कैपिटल आर, ये तीनों ही वैल्यू फिक्स रहने वाली है। तो जब इन वैल्यूज को डालेंगे तो मैं स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। नोट करें, वी नो दैट कैपिटल जी is equal to 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एम होता है मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ अर्थ ये होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। इतना हो गया। तो स्मॉल जी, देयरफॉर स्मॉल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। 6.67 इंटू 6, तो 6 7 जा
42 6 6 36 और 4 44 कैरी आ गया, 6 6 36 और 4 40 40.02 इंटू 10 की पावर 24 माइनस 11। आप ये देखिए ना, जब बेसिस, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 की पावर 24, तो दोनों का बेसिस सेम है, तो पावर्स जो है वो नॉर्मली ऐड हो जाती हैं। ठीक, तो ये 10 की पावर क्या हो गया, माइनस 11 प्लस 24 और अपॉन 6.4 का स्क्वायर। 6.4 का स्क्वायर क्या होगा, ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं, तो 6.4 का स्क्वायर मतलब 6.4 इंटू 6.4 करिए, 4 4 जा 16 1, ठीक है, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25 256, 6 4 जा 24 2 कैरी आ गया, 6 6 जा 36 और 2 38, 6 5 4 9 2 और 8 10 1 कैरी आ गया। ठीक है, 4096 पॉइंट के बाद टोटल कितनी डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट और एक डिजिट, यानी कि टोटल 2 डिजिट। राइट से 2 डिजिट काउंट कर लो, 1 2 और इधर पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 40.96 मल्टीप्लाइड बाई, जब पावर की पावर होती है ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 की पावर 6 की पावर 2, तो 10 की पावर 12 हो गया। स्मॉल जी इज इक्वल टू 40.02 मल्टीप्लाइड बाई, ये माइनस 11 प्लस 24 कितना होगा बोलो, प्लस 13, और ये 10 की पावर 12 है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12, नीचे आ गया 40.96। अब सोचो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट ऐसे में कट जाता है, जब पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, वो कट गया। 10 की पावर 13 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो 13 प्लस माइनस 12 यानी कि क्या बचेगा, केवल 10। हाँ, तो स्मॉल जी कितना हो गया, 4002 अपॉन 4096 इंटू 10, तो क्या हो गया 40960, सॉरी 40020 अपॉन 4096। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4096 से डिवाइड कर रहा हूं मैं किसको, 40020 को। ठीक है, आपको तो याद है ना, जी की वैल्यू 9.8 है, एग्जाम में आएगा तो आप तो सीधा सीधा इसको इतना करके प्रूव करके दिखाने के लिए आएगा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देना। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ये, तो जब पहली बार कर रहे हैं तो एक बार करके भी देख लेते हैं कि 9.8 आता भी है या वैसे ही रटने के लिए बोल दिया कि रट लो। ठीक, तो देखिए 4096 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40960 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, जो कि इससे बड़ा है, तो 9 से करो मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, तो 8 कैरी आ गया, 9 0 जा 0 और 8 8 हो गया, और 9 4 जा 36, 36864। अब आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि सारी डिजिट्स कवर अप हो गई। 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, इधर क्या बचा 1, 11 माइनस 6 कितना हो गया 5, यहाँ क्या बचा 9 माइनस 8 हो गया 1, 9 माइनस 6 हो गया 3, और 3 माइनस 3 तो 0 हो ही गया, 3156, और इधर आ गया 0। अब अगेन ये 36,000 समथिंग था और ये 31,000 है, तो शायद 8 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाए, नहीं नहीं, 7 से करना होगा, 7 6 जा 42, 7 9 जा 7 9 जा 63, 63 और 4 67, 6 कैरी आ गया, 7 0 जा 0, 6 हो गया, 7 4 जा 28, 10 माइनस 2 हो गया 8, इधर क्या बचेगा 5, 15 माइनस 7 हो गया 8, इधर क्या बचेगा 4, 14 माइनस 6 हो गया अगेन 8, इधर क्या बचेगा 0, 10 माइनस 8 हो गया 2, और ये तो 2 माइनस 2 0 हो ही गया, फिर एक 0 और लगाओ, 28,880, तो
28,672 इससे जस्ट छोटा है, तो 9.77, तो ये फिर वही आ जाएगा 28,682। यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि जैसे 9.77 है, अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ी होती है तो हम इसको काट के इसका एक डिजिट बढ़ा देते हैं अप्रोक्सीमेट करने के लिए, तो इस वजह से ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि इसको वैल्यू को यहाँ रख देंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे और आंसर ये आ जाएगा, नहीं। अब हमने प्रॉपरली एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके, खुद डिवाइड करके, खुद मल्टीप्लाई करके सारी चीज प्रॉपरली खुद चेक करिए, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही वैल्यू आएगी। तीन चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, तो ये आपको तीन चीजें जो हैं वो अच्छे से याद करनी पड़ेंगी और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आपको, अब पेपर जो है वो एमसीक्यू वाला नहीं आने वाला है, तो हमको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। बताइए जी, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, आज इतना ही करिए आज के लिए, इसमें कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस इसी को एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, कल इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।